नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा पर। साथियों, हमारा संस्कृत व्याकरण के संज्ञा प्रकरण पर वर्ण विचार में जो टॉपिक चल रहा है वो है वर्ण। और वर्ण में स्वर व्यंजन के बारे में हमने अच्छे से जानने का पिछली वीडियोस में प्रयास किया और स्वर हमारा पूरा हो चुका है। व्यंजन में आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण किन आधार पर होता है उसके बारे में हम पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपको अगर यहाँ जो मैं पढ़ा हूँ वो समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियोस में जाकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं और बेहतर सीख सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक उच्चारण स्थान जो हमारा व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। व्यंजनों का वर्गीकरण और या व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं साथियों। उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान मतलब हम जो भी उच्चारण करते हैं वर्णों का, तब उसका स्थान कहाँ से होता है। और आप स्थान को ना समझ पाएं तो हम समझाते हैं। जब हमारा कोई वर्ण हमारे मुखावयव से एक ध्वनि लेकर बाहर आता है, तब वह वर्ण जिस मुखावयव से स्पर्श करता हुआ बाहर आता है तो वो उच्चारण स्थान बन जाता है। और प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न माने होता है, आप जानते हैं, प्रयास। अर्थात जब हम किसी भी वर्ण को उच्चारित करने से पहले, बोलने से पहले जो प्रयास करते हैं वही हमारा प्रयत्न होता है। तो पहले हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग है ना, मुख का कोई एक अंग, मुख का अंग क्या क्या है इसको हम समझें। देखिए, मुख में सबसे पहले समझिए, देखिए सबसे पहले समझिए हमारा हृदय। हृदय हृदय से कोई हमारे विचार है ना उत्सर्जित हुए और विचार हमारे निकले। उसके बाद हमारे जो विचार हैं वो हमारे कंठ पर आएंगे। आप इमेजिन करिए, कंठ पर आएंगे। उसके बाद हमारे विचार नासिका पर आएंगे। नासिका के बाद हमारे विचार तालु पर आएंगे। तालु के बाद मूर्धा पर आएंगे। मूर्धा के बाद ओष्ठ पर आएंगे और ओष्ठ से स्पर्श करते हुए हमारे वर्ण बाहर आएंगे। तो ये सब जो हैं वही हमारे उच्चारण स्थान हैं और यही हमारे मुखावयव हैं। तो इन्हीं को हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग सर्वाधिक सक्रिय या क्रियाशील हो जाता है एवं वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान भी मान लिया जाता है। जो वर्ण जिस मुखावयव को क्या करे, स्पर्श करे या मुखावयव के से सक्रिय रहे या क्रियाशील रहे, तो वही जो अंग है, वही जो अवयव है, वही हमारा क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान कहलाएगा। महर्षि पाणिनि ने वर्णों के उच्चारण स्थान को याद रखने के लिए निम्नलिखित 10 सूत्रों को प्रतिपादित किया है। कितने सूत्रों को? 10 सूत्रों को प्रतिपादित किया है, जिसको हम आगे बारी बारी से बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला हमारा जो स्थान है वह है हमारा कंठ स्थान। कंठ, कोई भी मन में बात आई, दिल में बात आई, विचार आया, हृदय में विचार आया, वो विचार पहले कंठ पर आएगा। सबसे पहले कंठ पर ही आएगा ना। तो कंठ स्थान है हमारा और कंठ स्थान वाले जो वर्ण होंगे वो कंठ वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वही कंठ वर्ण कहलाएंगे। और इसका एक जो सूत्र है वह है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा से देखिए यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आ माने है आ और आ,
कु माने है, कु माने हम आपको देखिए पहले भी आप हमारी अगर पिछली वीडियोस देखें तो आप समझेंगे कु माने है का वर्ग। कु माने क्या है भाई, क्या, का वर्ग। कु चु टू तू पू, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग को कु लिख सकते हैं, चा वर्ग को चू लिख सकते हैं, टा वर्ग को टू लिख सकते हैं, ता वर्ग को तू लिख सकते हैं और पा वर्ग को पू लिख सकते हैं। तो कु माने का वर्ग। उसके बाद हमारा आया है हा, उसके बाद हमारा आया है हा, और का वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे, और उसके बाद आता है विसर्जनीय नाम अर्थात विसर्ग, अर्थात हमारा क्या, विसर्ग। यहाँ देखिए आ पर हलन वो विसर्ग नहीं लग पाया, आप समझ लीजिए यहाँ विसर्ग लगेगा। नोट को आप समझेंगे, विसर्ग का उच्चारण स्थान उसके पूर्ववर्ती स्वर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान उसके पूर्ववर्ती वर्ण, पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले, वर्ती माने आने वाला, पूर्ववर्ती पहले आने वाले वर्ण, अर्थात विसर्ग से पहले जो वर्ण है उसके आधार पर उस वर्ण का आप उच्चारण स्थान बताएंगे या उच्चारण स्थान तय करेंगे। जैसे आ के आगे विसर्ग लग गया और अकुह, आ माने अकुह, और अकुह माने अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो देखिए हमारा जो आ उच्चारण स्थान है, जो हमारा आ उच्चारण स्थान है वो किसका है, कंठ है। तो इस यहाँ विसर्ग लग गया तो विसर्ग हमारा कंठ के आधार पर, ई के आगे विसर्ग लग गया तो तालु के आधार पर, उ के आगे विसर्ग लग गया उष्ट के आधार पर, री के आगे विसर्ग लग गया मूर्धा के आधार पर, ऋटुषण। हम आगे देखिए, हम आगे की जो हमारे उच्चारण स्थान उनके आधार पर आप सब इन जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझेंगे, और लिरी अर्थात दंत के आधार पर। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा तालु। अगला क्या है, तालु। अब देखिए तालु स्थान, जो तालु स्थान है और तालु स्थान से संबंधित वर्ण तालव्य वर्ण कहलाएंगे। तालु स्थान और इससे संबंधित वर्ण क्या कहलाएंगे, तालव्य वर्ण। देखिए सूत्र है इसका, सूत्र है इचुयशा नाम तालु। क्या है, ई चु यशा, है ना, ई चु यशा। ई माने पूरा ई, ह्रस्व और दीर्घ दोनों। चु माने चा वर्ग, चा वर्ग, और या और शा। ये हमारे जो वर्ण हैं, ये आप यदि ये सूत्र याद कर लेते हैं तो आप इन सूत्रों के आधार पर कभी भी, चाहे संस्कृत की वर्णमाला हो चाहे हिंदी की वर्णमाला हो, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। कुछ चीजें हिंदी और संस्कृत से थोड़ी भिन्न हैं, वो आगे की हम, आप हमारा साथ बनाए रखिए, हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का, हिंदी और संस्कृत समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ई चा वर्ग और या और शा, ये हमारा किस पर है, इचु या शा नाम तालु। तो ये जो हमारे वर्ण हैं वो तालव्य हैं, तो तालव्य वर्ण हैं, तालु का स्थान रखते हैं। तो आप समझ गए हैं। तो ई दोनों चा वर्ग और चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण च छ ज झ या और शा, ये सब हमारे हो गए तालु। अब है हमारा भाई मूर्धा। अब क्या है, मूर्धा। मूर्धा समझते हैं। मूर्धा माने होता है शिर, मूर्धा माने शिर, इसका दूसरा नाम शिर भी कह देते हैं, शिर। और मूर्धा माने शिर। और मूर्धा भाग कौन सा होता है, देखिए सबसे दंत से जुड़ा भाग तालु, दंत से जुड़ा भाग मसूड़ा, और मसूड़ा को ही कहते हैं मूर्धा, है ना। शिरा, शिरा मूर्धा, है ना, और मूर्धा को कह देते हैं मसूड़ा। तो जो मसूड़ा होता है, दंत से जुड़े हुए जो होते हैं मसूड़ा, तो मूर्धा, तो मूर्धा स्थान मूर्धन्य वर्ण हो जाएंगे। जो मूर्धा स्थान के होंगे वो हमारे मूर्धन्य हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, मूर्धन्य। और मूर्धन्य का सूत्र है ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, इसको समझेंगे। री टू र और शा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। देखिए री हमारा ह्रस्व और दीर्घ, और दीर्घ और ह्रस्व में अंतर क्या होता है, देखिए ये जो री हमारी बनती है उसमें एक जो री का निशान है वो ये, और दूसरी हमारी जो री बनती है वो दो बार अगर री का निशान नीचे आता है वो बड़ी री या हम दीर्घ री कह सकते हैं उसको। और यहाँ पर ऋटुर्षाणाम, टा वर्ग को हम टू कह देते हैं, और रा और शा, शा कौन सा है यहाँ पर, मूर्धन्य शा। तो मूर्धन्य जो शा है वो हमारा मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आता है। तो री टा वर्ग, टा ठा डा ढा णा रा शा, ये हमारे मूर्धन्य वर्ण हो गए। हमारे कौन से वर्ण है, ये मूर्धन्य वर्ण है। आगे
दंत स्थान, देखिए दंत स्थान है और दंत स्थान से संबंधित वर्ण दंत्य वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दंत्य वर्ण। और इसी तरीके से अब इसका लिरितुलसानाम, इसका सूत्र है लिरितुलसानाम। क्या है? लिरितुलसानाम, लिरितुलसानाम। देखिए लिरि, अब याद रखिएगा जो लिरि होती है वो हमारी ह्रस्व होती है, दीर्घ नहीं होती है। और तु माने तावर्ग, ला माने ला और सा, मतलब ला और सा ये हमारे किस में आ जाते हैं? याद रखिएगा कौन सा वर्ण किसके आधार पर है वो हमारा सूत्र बता रहा है। और इस चीज को आप याद रखिए, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें। लिरितुलसानाम मूर्धा। तो ली हमारा कैसा है? ली हमारा हमेशा याद रखें ह्रस्व होता है, कभी दीर्घ नहीं होता, प्लुत होता है लेकिन दीर्घ नहीं होता। अगला है हमारा ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण। देखिए ओष्ठ स्थान है और ओष्ठ स्थान से संबंधित जो भी वर्ण हैं वो हमारे ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। और इसका सूत्र है, इसका सूत्र है उच्चारण स्थान का याद रखने के लिए, याद रखिए उपूप, उपूप धमनिया, उपूप धमानिया। ठीक है, उपूप धमानिया। उपूप धमानिया माने उ अर्थात ह्रस्व उ और दीर्घ उ, पु। यहाँ पर देखिए उपधमानिया के वजह से यहाँ पा पर जो हमारी मात्रा है वह बड़े उ की है। तो उपूप धमनिया, उप उपधमनिया, उप या पु। यहाँ पु छोटू की मात्रा वैसे होती पु वर्ग के कारण, लेकिन यहाँ पर उ हमारा उपधमनिया का जुड़ा है। किसका जुड़ा है? उपधमनिया का, उपधमनिया का जुड़ने के कारण उपधमानिया। उपधमानिया भी वर्ण होते हैं। देखिए पहला हो गया उ और उ, पा वर्ग पूरा हमारा, और उपधमानिया वर्ण। और उपधमानिया वर्ण क्या होते हैं वो समझने का प्रयास आगे करते हैं। देखिए एक निशान होता है, यहाँ हम कोई एक चिन्ह तो दिए हैं, बेहतर नहीं समझ पाए आप तो यहाँ समझेंगे। देखिए आप समझ गए ना, उ पा वर्ग पा फा बा भा मा और उपधमानिया वर्ण। उपधमानिया वर्ण कौन से होते हैं? देखिए उपधमानिया वर्ण होते हैं पा और फा, लेकिन इनके पहले एक चिन्ह होता है ये ऐसे। हमारे जो ग्रंथ हैं वेद ग्रंथ संस्कृत के, उन सभी में इस प्रकार से इनका यूज पा और फा के अंतर्गत होगा, वो उपधमानीय वर्ण होंगे। लेकिन आप पूछेंगे सर ये हमारा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विसर्ग का आधा अर्थात अर्ध विसर्ग। ये जो हमारा निशान है आप यहाँ समझ लें अच्छे से, ये निशान होगा। हमने यहाँ पर एक चिन्ह दिया तो है, पूरी तरीके से आप नहीं समझ सकते, फिर भी इसको समझिए। ये हमारा अर्ध विसर्ग के अंतर्गत है और विसर्ग हमारा ये 2 पॉइंट जो विसर्ग के होते हैं, लेकिन ये अर्ध विसर्ग से समझते हैं इसको। अब अगला है नासिक, नासिका स्थान। अगला क्या है? नासिका स्थान। अब देखिए नासिका स्थान को समझेंगे। नासिका स्थान और नासिका स्थान से संबंधित वर्ण क्या कहलाएंगे? नासिक वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नासिक वर्ण। सूत्र क्या है इसका? यम अंगड़ना नाम नासिका, यम अंगड़ना नाम, है ना। ये 5 वर्ण हो गए इसके, य म अंग ड़ न, य म अंग ण न, यम गणना नाम नासिका। तो ये हमारे कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर हैं, पांचवें अक्षर हैं। तो ये पांचवें अक्षर प्रत्येक वर्ग के क्या कहलाते हैं? नासिक हैं। नासिक माने क्या होता है? नाक, नाक से बोले जाने वाले, नाक के स्वर से बोले जाने वाले वो हैं, वो हमारे नासिक वर्ण कहलाएंगे। और इसमें ये 2 बातें हैं। इसमें पहली बात आप समझ गए, इयम गणना नाम नासिका, और दूसरा है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात जो अनुस्वार होता है वो भी हमारा नासिका ही होता है। देखिए अनुनासिक हम आपको इससे पिछली वीडियो में हम बताए थे। अनुनासिक का मतलब क्या है? अनुनासिक माने चंद्र बिंदु, अनुनासिक माने चंद्र बिंदु, और अनुस्वार माने हमारा जो बिंदु है वो, और वो किस में आता है? नासिक में आता है, अनुनासिक में नहीं आता है, नासिक में आता है। अनुनासिक के माने में हम क्या बताए थे? अनुनासिक माने जो नाक और मुख दोनों से बोला जाए, और नासिक माने जो सिर्फ नाक से बोला जाए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे है हमारा नोट जिसको आप पढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ग के पश्चात प्रत्येक वर्ग के पश्चात 5 वर्ण अर्थात आखिरी वर्ण अंतिम वर्ण पंचम वर्ण होते हैं, है ना।
जो दो दो उच्चारण स्थान रखते हैं। देखिए दो दो उच्चारण स्थान रखने का आप समझिएगा। देखिए हमने प्रत्येक सूत्र के साथ लिखा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो कु वर्ग है ना, कु माने का वर्ग, तो अकुह विसर्जनीय नाम, कु माने का वर्ग, और का वर्ग आएगा तो उसके साथ पंचम वर्ण भी आएगा, अर्थात अकुह विसर्जनीय नाम क्या था, अकुह विसर्जनीय नाम क्या था, अकुह विसर्जनीय नाम था हमारा कंठ। क्या था, कंठ। तो का वर्ग के साथ हमारा इसका पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर क्या है इसका अंगा, अंगा कंठ का भी हो गया, और अंगा किसका भी था, नासिक का भी। तो यहाँ पर आप समझ गए इनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। उसी तरीके से लितुलसा नाम तू, तू माने दंत, और दंत में दंत हो गया हमारे ता वर्ग के अनुसार, और दंत में ना जो होता है वो हमारा नासिक में आ गया। उसी तरीके से ऋतुषाणाम टू में अणा जो होता है वो किसके आधार पर होता है, वो होता है हमारा टू, टा का अणा होता है हमारा किसके आधार पर, टा वर्ग के आधार पर था। ऋतुषाणाम मूर्धा के आधार पर होता है, और उसी तरीके से जो अणा है वो नासिक में आता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, दो दो का मतलब यहाँ यही है कि एक अपने वर्ग के साथ प्रत्येक सूत्र में आप उच्चारण स्थान रखते हैं, तो का कंठ तालु दंत ओष्ठ सब हो गए, और आप नासिक में भी आ गए, और आप नासिक में भी आ गए। और नासिक में कैसे आए, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो नासिक का अपना स्पेशल उच्चारण स्थान रखता है। तो यहाँ पर हम परीक्षा दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, इसको समझेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर आप समझें, परीक्षा में दोनों में से किसी एक का चयन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर आप नासिका को ही क्या करेंगे, नासिका को ही महत्व देंगे। आप नासिका को महत्व देंगे जब दोनों दिए हों, कौन कौन से, कंठ दिया हो और या अन्य कंठ तालु मूर्धा, है ना, कोई भी दिया हो और नासिका भी दिया हो, तो आप उस वर्ण का नासिक को ज्यादा महत्व देंगे। जैसे यहाँ दिया है प्रश्न, अंगा वर्णस्योच्चारण स्थलमस्ति, अर्थात अंगा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कंठ, है ना, का है कंठ, खा है तालु, गा है मूर्धा, घा है दंत, किसका, अंगा का। तो अंगा का इसमें देखिए, इसमें नासिका दिया नहीं है, तो आप समझ लो कंठ ही होगा, क्योंकि अकुह विसर्जनीय का वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, अंगा होता है। उसी तरीके से यदि दूसरा कोई ऑप्शन है उसमें दे दिया नासिका जिव्यामूलम ओष्ठ कंठ तालु, तो आप याद रखिएगा अंगा का जो होता है वो हमारा नासिका होता है। तो आप इस तरीके से, अगर इसके साथ कंठ भी दिया होता, अगर यहाँ पर कंठ तालु ना दे के केवल कंठ दिया होता और नासिका दिया होता, तो आप नासिका लगा के आएंगे। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब है हमारा कंठ तालु स्थान। कंठ तालु स्थान, कंठ तालु स्थान कंठ तालव्य वर्ण हो जाएंगे। कंठ तालु स्थान अर्थात कंठ तालव्य वर्ण, और कंठ तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, कंठ तालव्य वर्ण होते हैं हमारे दो, ए और आई, ए और आई। देखिए ए और आई हमारे कंठ तालव्य होते हैं, और कंठ तालव्य कि सर ये कंठ तालव्य दो उच्चारण स्थान एक साथ कैसे होते हैं ये समझाइएगा, तो समझिएगा। देखिए ए को हम अगर तोड़ते हैं तो ए जो हमारा है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। हम इससे पिछली वीडियोज में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। और ये किससे है, ये है आ और ई का योग, आ और ई का योग है। तो आ और ई का योग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आ क्या होता है, आ माने अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये हो गया कंठ, क्या हो गया, कंठ। और ई किस में आता है, इचुएशा नाम तालु, इचुएशा नाम तालु, तो ये हो गया तालु। तो दोनों मिलके हो गया कंठ तालु, क्या हो गया, कंठ तालु। इस तरीके से कंठोष्ठ को समझेंगे अब हम। कंठोष्ठ, देखिए कंठोष्ठ का स्थान होता है कंठोष्ठ वर्ण, जो कंठोष्ठ वर्ण है वो कंठोष्ठ स्थान रखते हैं। तो इसका जो सूत्र है ओ दौ तौ कंठोष्ठम, ओ दौ तौ कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठोष्ठम। अब ओ को समझें, जैसे ओ को, ओ का हम अगर इसको संयुक्त स्वर ये भी है तो संयुक्त स्वर है, तो ये किसका योग है, ये आ और ऊ का योग है। अब देखिए आ हमारा कंठ है
और ऊ हमारा उपूप धमनिया नाम उष्ठौ, उपूप धमनिया नाम ओष्ठौ, तो ऊ किसका हो गया, ओष्ठ का हो गया, तो ये हो गया कंठ ओष्ठ, तो ये कंठोष्ठ वर्ण हो गया। अगला है हमारा, यही समझ लेते हैं, दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण क्या है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण हो गया, दंतोष्ठ स्थान जो रखेगा वो दंतोष्ठ वर्ण हो जाएगा। और इसका एक सूत्र है बकारस्य दंतोष्ठ था, इसमें एक ही आता है वा, क्या आता है, वा। जो वा है वो हमारा दंतोष्ठ होता है, क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ये जो हमारा उच्चारण स्थान की चल रहे हैं, इसमें आखिरी हमारा है जो अब वो है जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम स्थान, जिह्वा मूल्य वर्ण। जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से होंगे, जो जिह्वा मूल स्थान रखते होंगे। अब वो कौन से होते हैं, देखिए इसका सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। देखिए जिह्वा मूल्य वर्ण जैसे हमने अभी आपको बताए थे, उपधमनीय, उपधमनीय, ठीक है, उपधमनीय जो वर्ण थे वो थे हमारे पा और फा, और चिन्ह था ये, चिन्ह ये था ना, और ये हमारे उपधमनिया थे पा और फा। किंतु वहां जो निशान था वही यहाँ निशान है, लेकिन जिह्वा मूलम में कौन कौन से आएंगे, याद रखना है, का और खा, और चिन्ह कौन सा, वही चिन्ह लगना है, वही चिन्ह लगना है। और इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, आप लोग बोलिएगा, अर्ध विसर्ग। क्या होता है, अर्ध विसर्ग होता है। क्या होता है, अर्ध विसर्ग। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। जिह्वा मूल स्थान जिह्वा मूल्य वर्ण हो गया, और जिह्वा मूल्य वर्ण काखा होते हैं, और हमारे उपधमानीय वर्ण पाफा होते हैं। चिन्ह वही है, अर्ध विसर्ग वाला। किस तरीके से किन वर्णों के साथ काम करता है तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं, वो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। द्विस्थानीय वर्ण, देखिए द्विस्थानीय वर्ण 10 होते हैं। द्विस्थान माने जो वर्ण दो स्थान रखते हो। जैसे एक तो हमने बताया था, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर नासिक भी होता है और अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी रखता है। तो अंगा, या, ण, न, म, तो ये हो गया। और ए ओ ऐ औ ये भी हो गया। कैसे, ए का कंठ तालु, ओ का कंठोष्ठ, ऐ का कंठ तालु, औ का कंठोष्ठ। तो ये अपने अपने के साथ साथ, अपने अपने के साथ साथ और अन्य किसी वर्ण को भी अपने साथ रखते हैं, अर्थात दो स्थान रखते हैं, कंठ तालु, तालु कंठ। इस तरीके से मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, दो स्थान, दो उच्चारण स्थान। कोमल तालव्य, कोमल तालव्य वर्ण होते हैं च, छ, ज, झ, य। और कठोर तालव्य होते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ये भी 5-5 वर्ण होते हैं। ये आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार दो उच्चारण स्थान और माने जाते हैं, दो उच्चारण स्थान और माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे काकल, वो हमारे काकल स्थान, काकल्य वर्ण। और देखिए काकल्य वर्ण कौन सा होता है, देखिए काकल को आप क्या कहेंगे, काकल, काकल आप जानते होंगे, जो मुंह में आप मुंह खोलें तो घंटी सी लटकी होती है, उसको हम काकल कहते हैं, अंदर मुंह में, है ना। तो हा और विसर्ग, जो हा और विसर्ग है वही काकल है, हा और विसर्ग है वही काकल्य वर्ण है। और वर्ष स्थान, और वर्ष स्थान के अंतर्गत आते हैं ना, ला और सा। वर्ष स्थान के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, ना है, ला है और सा है। आगे पाणिनि के सूत्रानुसार स्थानों की कुल संख्या 8 है। स्थानों की कुल संख्या कितनी है, कौन से सूत्र के अनुसार, वह सूत्र हमारा निम्नवत है, आप उसको समझें। अष्टौ स्थानानि, अष्टौ स्थानानि वर्णानामुर कंठा शिरस्था जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालुश्च। अर्थात अष्टौ स्थानानि, 8 स्थान, कौन कौन से, वर्णानाम, वर्णों के, मुरह माने वर्णाम, वर्णाम उरह। यहाँ देखिए इसको तोड़ के करिए, वर्णाम, वर्णानाम मुरह, अर्थात वर्णाम उरह। उर माने हृदय से, और हृदय से का मतलब यहाँ पर क्या है, हृदय से मतलब क्या है, यहाँ पर हृदय से है कंठ शिरस्था। देखिए हृदय से, कंठ से, शिरस्था, जिह्वा मूल, है ना, जिह्वा मूल्य, दंताश्च, और नासिक और तालु। तो कितने हो गए, उर, कंठ, शिर। शिर माने यहाँ पर है मूर्धा, शिर माने यहाँ क्या है, मूर्धा,
3 ये हो गए, जिह्वा मूल 4, दंताश 5, नासिक 6, ओष्ठ 7 और तालु 8। तो इस तरीके से 8 उच्चारण स्थान पाणिनि के इस सूत्र के अनुसार दिए हैं। तो आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अब परीक्षा की दृष्टि से जैसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, एक और महत्वपूर्ण बात है वो आप समझ लीजिए। निम्नांकितेषु कर्णम अस्ति, निम्न में से कर्णम है, निम्न में से कर्ण है। क्या है कर्ण? और आप देखिए, मैं आपको कर्ण समझाऊं पहले। देखिए कर्ण क्या होता है। कर्ण, देखिए कर्ण माने वे सभी उच्चारण स्थान जो, कर्ण माने वे सभी उच्चारण स्थान जो हमारे इन 8 उच्चारण स्थान से अलग हों, कर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्ण। वे उच्चारण स्थान जो 8 उच्चारण स्थान से अलग हों, वो कर्ण कहलाते हैं। तो देखिए हमने उच्चारण स्थान पढ़ा है, लेकिन इसमें जिह्वा जो उच्चारण स्थान है, जिह्वा मूली हमारा, वो जिह्वा मूली नहीं, जिह्वा, जिह्वा अलग है, जिह्वा मूली अलग है। तालु, नासिक, कंठ, तालु ये हमने तीनों पढ़ाए, लेकिन जिह्वा नहीं पढ़ाया, जिह्वा मूल्य पढ़ाया। जिह्वा मूल्य में हमारे का और खा आता है, जिह्वा में हमारा कोई नहीं है। तो ये जो जिह्वा है वो हमारा क्या है? कर्ण है। और आप इसको, मैंने जो नीचे लिखा है उसको समझें। 8 उच्चारण स्थानों के अलावा कुछ ऐसे अंग जो उच्चारण करने पर, जो ऐसे अंग, कुछ ऐसे अंग उन 8 उच्चारण स्थानों के अलावा कुछ ऐसे अंग जो उच्चारण करने में सहायता करते हैं, इन्हीं सहायक अंगों के कारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। वो निम्न बातें हैं, कौन कौन से हैं? जिह्वा, कोमल तालु, अधरोष्ठ और स्वरतंत्र्य। कौन कौन से? जिह्वा, कोमल तालु, अधरोष्ठ और स्वरतंत्र, ये 4 हैं। आप इनको याद रखिएगा। साथियों आज बस इस वीडियो में इतना ही। और वर्ण विचार से संबंधित जो भी कंटेंट है, जो भी सामग्री है, मैं अगली वीडियोस में फिर से लेके आऊँगा। और आप वर्ण विचार को बेहतर सीखने के लिए पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि आपको उनको देखकर बेहतर समझ में आने का पूरा दावा करता हूं। और इस पूरे वर्ण विचार के बाद, संज्ञा प्रकरण के वर्ण विचार टॉपिक के बाद, मैं इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊंगा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।